अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर का आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैराफ्रेजिंग। और पैराफ्रेजिंग आप लोग जिंदगी सारी करते भी आए, लेकिन आज पैराफ्रेजिंग के कुछ रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज कि हाउ टू डू पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग को करना कैसे चाहिए। अभी आपको पता है कि आपकी क्लास 9th में फेडरल का पैटर्न का सिलेबस चलेगा। फेडरल के पैटर्न में क्या है कि हमें पैराफ्रेजिंग जो आज से पहले नहीं करनी पड़ती थी, इस बार हमें पैराफ्रेजिंग करनी है। 3 नंबर की पैराफ्रेजिंग है और 6 नंबर की हमें पोएम्स के क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ते हैं। ठीक है, पैराफ्रेजिंग बेसिकली होता क्या है? पैराफ्रेज करना। देखिए, आपको याद होगा, आप जब छोटी क्लासेस में हुआ करते थे ना, आम, या इसका जो लिटरल मीनिंग है ना, आम जुबान में या सादा जुबान में लिखना, आम जुबान में लिखना। आप जब छोटी क्लासेस में थे, आप पैराफ्रेजिंग किया करते थे। कैसे? आपको याद होगा कि उर्दू में शेर आया करता था, टीचर आपको कहती थी आम इसको नसर उर्दू में लिखें, नसरी उर्दू में लिखें, इसको आम सादा फेम जुबान में लिखें। स्टेंजा आपको जो आएगा, पोएम का जो इंग्लिश में स्टेंजा आएगा, उसको आपने पैराफ्रेज करना है, रीराइट करना है, और रीराइट करके उसको सादा जुबान में जो चीज आपको अंडरस्टैंड हुई है, आपने उस जुबान में उसको लिखना है, उन वर्ड्स में लिखना है जो वर्ड्स को आपको समझ आई है। रट्टे नहीं मारने, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। बेसिकली पैराफ्रेजिंग होता क्या है? एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ, express the meaning of something, express the meaning of something written or spoken by someone to achieve, ये इसकी डेफिनेशन है बच्चे, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझें। टू अचीव ग्रेटर क्लैरिटी। हम पैराफ्रेजिंग करते क्यों है? ये पैराफ्रेजिंग करने का, पैराफ्रेजिंग का मेन रीजन ये है, जब हम पैराफ्रेजिंग करते हैं तो हम किसी के एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी बात के, किसी के मीनिंग को, किसी के उसके मतलब को एक्सप्रेस करने के लिए, वाजे करने के लिए, रिटन और स्पोकन, जो बोला जाता है या लिखा जाता है बाय समवन, किसी एक बंदे की तरफ से, टू अचीव ग्रेटर क्लैरिटी, ताकि हम अगले बंदे को ग्रेटर क्लैरिटी में ये बात समझा सकें, ताकि हम जो बात सुनने वाला है उसको समझा सकें कि शख्स कहना क्या चाह रहा है। देखें, शायर, आप मेरी बात याद रखिएगा, जब शायर एक शेर का इस्तेमाल करता है ना, जब शायर शेर लिखता है, ठीक है जी, जब शायर शेर लिखता है तो उस शेर के पीछे, उसके पीछे क्या नजरिया है, वो वही शख्स जानता है जिसका वो शेर होता है। ठीक है, अब एक शेर है, आपको मशहूर जमाना मतलब है, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता। अब इसका मफहूम या इसकी नसर उर्दू क्या बनेगी कि शायर ये लिखना चाहता है कि मेरे महबूब को असर इस बात का बिल्कुल भी नहीं है कि रंज का मतलब दुख, दुख होती है या मुसीबतें, राहत आसानियां, कि दुख और राहत, राहत या आसानी और दुख बराबर एक जैसी चीज नहीं है। बस आपको मतलब समझ आ गया। तो इसी तरह जब आपको स्टेंजा आएगा, स्टेंजा को आपने रीराइट करना है, मतलब आसान जुबान में लिखना है, आसान वर्ड्स में लिखना है, ताकि अगले समझ आने वाले को ग्रेटर क्लैरिटी से समझ आ जाए। ठीक हो गया? पैराफ्रेजिंग का ये मीनिंग है। इसके रूल्स क्या है ये याद रखें। पहला रूल क्या है? डोंट राइट, डोंट राइट द पोइट्स नेम, पोइट्स नेम और पोइम नेम। आप जब जिसकी पैराफ्रेजिंग स्टार्ट करेंगे, 4 मिसरे अगर आपको आए हैं, उनकी आपने पैराफ्रेजिंग स्टार्ट करनी है, तो आपने नहीं लिखना कि द पोइट सेज, या द मतलब एंजेला मॉर्गन जो आपके इंस्पायर्ड ऑफ वाइल्ड की पोइम है, वो पोइट है, उसका नाम नहीं लिखना, और पोइम का नाम भी द इंस्पायर्ड ऑफ वॉर सेज। ना पोइट का नाम लिखें, ना पोइम का नाम लिखें। पहला रूल आपके पास क्या है? डोंट राइट द पोइट नेम और पोइट नेम। ना अपने पोइट का नाम लिखना है और ना ही पोइम का नाम लिखना है। ठीक हो गया? डोंट राइट द पोइट सेज और पोइम से, पोइम एक्सप्लेन। ये दोनों बातें नहीं लिखनी सर। ना आपने ये बात लिखनी है कि शायर कहता है या पोइम ये वजाहत करती, नहीं। मतलब जब पैराफ्रेजिंग करेंगे, ना तो पोइट का नाम लिखना है, ना ही पोइम का नाम लिखना है। दूसरी बात, ना आपने लिखना है द पोइट सेज, ना लिखना है द पोइम एक्सप्लेन्स। ये दो बातें आपने लिखने से गुरेज करनी है। यूज द सेम प्रोनाउन, यूज द सेम प्रोनाउन।
प्रोनाउन का इस्तेमाल वही करना है जो आपके स्टेंजा में इस्तेमाल हुआ है। स्टेंजा में ही इस्तेमाल हुआ है तो आपने भी ही लिखना है। स्टेंजा में शी हुआ है तो आपने भी शी लिखना है। स्टेंजा में दे हुआ है तो आपने दे लिखना है, आपने उसको चेंज नहीं करना। ठीक है जी। निग्लेक्ट कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क जहां पे आएंगे आपने कोटेशन मार्क्स नहीं डालने। कोटेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमास में जब कोई बात लिखी होगी, जाहिर सी बात है बात आप अपनी जुबान में लिख रहे हैं, सादा उर्दू में सादा जुबान में समझाना चाह रहे हैं, तो कोटेशन मार्क्स मत डालें। जो वहां पे कोटेशन मार्क्स पड़े हुए थे वो अब आपने इस्तेमाल नहीं करने। पांचवी बात आपने क्या करना है, यूज योर ऑन वर्ड्स। योर ऑन वर्ड्स, अपने लफ्ज इस्तेमाल करें जो ज्यादा आसान है, जो आपको आसान लगते हैं। ठीक है। द पोइट एक्सप्लेन्स, एक वर्ड है द पोइट एक्सप्लेन्स, आप लिख सकते हैं द पोइट सेज, द शायर कहता है। तो अपने लफ्ज इस्तेमाल करें जो उससे ज्यादा आसान हो, जो समझने वाले को ग्रेटर क्लैरिटी दे सके कि यार इससे बात समझ सही आ रही है। ठीक हो गया। और पैराफ्रेजिंग आपके पास होनी क्या कितनी चाहिए, मस्ट हैव सेम मीनिंग एंड लेंथ। अगर आपके पास 4 लाइनों में एक स्टेंजा है तो उसकी पैराफ्रेजिंग भी 4 लाइनों में होनी चाहिए। 4 से ज्यादा मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए और लेंथ भी चेंज। 4 लाइनों का स्टेंजा है तो आपने 4 लाइनों में इसके वो लिखना है पैराफ्रेजिंग। ये नहीं हो सकता कि स्टेंजा आपके पास 4 लाइनों का हो और आपने 8 लाइनों की तशरीह बना दी है। ऐसा ये रूल्स आपके माइंड में होंगे तो आप बहुत अच्छी तरह पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। अब हमारे पास ही मैंने खुद लिखी है एक पोइम। पोइम तो अंजेला मॉर्गन ने लिखी, उसकी पैराफ्रेजिंग खुद की है। अंजेला मॉर्गन की पोइम जिसका नाम इंस्पाइट ऑफ वॉर। इंस्पाइट ऑफ वॉर का मतलब जंग के बावजूद। लिखती है पहला पोइम, वो आपने अच्छा लिखना कैसे है, पहला स्टेंजा आपको फॉर एग्जांपल आ जाता है। लिखती है इंस्पाइट ऑफ वॉर, इंस्पाइट ऑफ डेथ। ठीक है, जंग के बावजूद, मौत के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ ऑल मैन सफरिंग्स, इंसान की तमाम मुसीबतों के बावजूद। मैंने साथ उर्दू भी लिखी है आपके ग्रेटर क्लैरिटी के लिए। क्या, समथिंग विद इन मी लव्स एंड सिंग्स, मेरे अंदर कोई हंसता है और गाता है। एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रेथ, और मुझे अपनी सारी सांस के साथ उसकी हमद करनी है, उसके बारे में बार बार पढ़ना है। ठीक हो गया, ये आपको स्टेंजा लिखा हुआ आ गया। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ये आपको स्टेंजा लिखा हुआ आएगा, ये 3 नंबर की रसल है। आपने सबसे पहले लिखना है रेफरेंस। क्या लिखना है, रेफरेंस की हेडिंग देंगे। रेफरेंस क्या है, दिस स्टेंजा इज फ्रॉम द पोएम, जहां से लिया गया है। दिस स्टेंजा इज फ्रॉम द पोएम इन स्पाइट ऑफ वॉर्स रिटन बाय एंजेला मॉर्गन। ये स्टेंजा एंजेला मॉर्गन की नज़म इन स्पाइट ऑफ वॉर, जंग के बावजूद से लिया गया है। ठीक हो गया। दूसरी चीज कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब होता है सियाको सबाक। आपको याद होगा उर्दू में जब आप तशरीह करते हैं पैराग्राफ की, टीचर कहती थी कि सियाको सबाक लिखें। सयाक से यूक से निकला है, सबाक सबक में जो बातें पहले हो गई हैं, कि जो कंटेक्स्ट है ना, बेसिकली अंजेला मॉर्गन के माइंड में क्या चीज थी कि उसने ये पोएम लिखी। सियाको सबाक का मतलब इसके पीछे नजरिया क्या था, इसके पीछे सोच क्या थी। कंटेक्स्ट आपने चेंज नहीं करना। आपने साथ के साथ स्टेंजा में से कोई मर्जी स्टेंजा आ जाए, आपने कंटेक्स्ट को चेंज नहीं करना। सबसे पहले हेडिंग देंगे कि दिस पोएट फलां बंदे ने लिखी है। अगली आपके पास हेडिंग क्या होगी, कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट सबके लिए सेम होगा, साथ के साथ शेयरों के लिए, साथ के साथ स्टेंजाज के लिए कंटेक्स्ट सेम है। मैंने कंटेक्स्ट लिखा है, द पोएम इंस्पायर्ड ऑफ वॉर्स अपीयर्स टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड sufferings. The context suggests that the speaker is acknowledging the harmful effects of wars and violence. बस इतना सा आपने कंटेक्स्ट लिखना है। 3 से 4 लाइनों से इनफ नहीं करना, ज्यादा इससे नहीं लेके जाना, बढ़ाएंगे तो आपके लिए मसाइल बनेंगे। पहले आगे हेडिंग रेफरेंस, दूसरी हेडिंग आगे कंटेक्स्ट। ये भी सेम रहेगा पूरी पोएम के लिए, जो मर्जी स्टेंजा आ जाए। ये भी सेम रहेगा पूरी पोएम के लिए, जो मर्जी स्टेंजा आ जाए। अगली आपके पास जो तीसरी हेडिंग बनेगी, जो आपने मेन काम है आपका, वो पैराफ्रेजिंग की जगह आपने क्या हेडिंग देनी है, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब वजाहत करनी है। अब आपके पास पहला स्टेंजा का पहला वर्स क्या है, पहला मिसरा क्या है, कहता है इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ डेथ, जंग के बावजूद, मौत के बावजूद। मैंने क्या इसको पैराफ्रेज करके क्या लिखा, इन स्पाइट ऑफ वॉर डिस्ट्रक्शंस, जंग की तबाहियों के बावजूद, डेथ मौत, एंड सफरिंग ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, और इंसान की तमाम उसके मुसीबतों के बावजूद। समथिंग विद इन मी लव्स एंड सिंग्स, देयर इज समथिंग। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ इजी करके। पर्दा
देयर इज समथिंग इन माई हार्ट डेट लव्स, मेरे अंदर कोई चीज है जो मेरे हार्ट में, मेरे दिल में क्या करती है, मुस्कुराती है। एंड सिंग्स, और गाती है, द पीपल ऑफ होप, द सॉन्ग ऑफ होप एंड प्लेयर, उम्मीद का गाना, और प्लेयर के बाद आपने क्या लिखना है, गाना, और हंसता है, दिल हंसता है। सो आई मस्ट प्रेज इट होल हार्टेडली, मुझे इसकी पूरे दिल से तारीफ करनी चाहिए। पूरा स्टेंजा आ गया, मैंने उसकी बहुत इजी करके पहले रेफरेंस बता दिया, सेम होगा, कंटेक्स्ट बता दिया, और फिर अगले इसी जो मेरे पास स्टेंजा आया था उसका मैंने आपको पैराफ्रेजिंग लिखना बता दी। आपको जो मर्जी स्टेंजा है, 7 के 7 स्टेंजा मैंने लिख दिए हैं बहुत इजी करके। आप एक्सप्लेनेशन को एक एक दफा पढ़ेंगे, इसके साथ उर्दू भी लिख दी गई है, ये आपको बआसानी चीज तैयार हो जाएगी। 3 नंबर का आपके पास ये काम आता है। 6 नंबर के आपके पास पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। एक स्टेंजा आता है, उसमें लिखा होता है कि आपने इसमें से फिगर ऑफ स्पीच निकालनी है, इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई हैं। तो जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, मैंने क्वेश्चन कम बनाए, 6-7 सवाल टोटल मैंने इसलिए बनाए कि आपने ये कोशिश करनी है इन क्वेश्चंस को लाजमी तैयार करें। इसके अलावा जो मर्जी आए वो तो चीज आपको खुद कर लेंगे, लेकिन ये जो 6-7 क्वेश्चन हैं ये इस पोएम के साथ आपको लाजमी तैयार होने चाहिए। ये फर्स्ट सेकंड के लिए भी ये क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को भी यही क्वेश्चन आते हैं। जो स्टेंजा आता है उसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढ के लिखने पड़ते हैं। हर पोएम का कम से कम आपको थीम आना चाहिए। थीम, नज़म, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पोएम इंस्पायर्ड ऑफ वॉर, इसका मरकजी मौजू क्या है, मरकजी ख्याल क्या है। मैंने पहला क्वेश्चन बनाया, द मेन थीम ऑफ अंजेला मॉर्गन पोएम्स इंस्पायर्ड ऑफ वॉर इज द रेजिलियंस एंड द होप एडमिट्स इन द डेवास्टेशन ऑफ वॉर। कि अंजेला मॉर्गन की नज़म इंस्पायर्ड ऑफ वॉर के मरकजी ख्याल, जंग की तबाहकारियों के बावजूद हौसला और उम्मीद है। कि जंग ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन उस औरत ने हौसला नहीं आ रहा और हिम्मत नहीं आ रही, उम्मीद नहीं आ रही। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इसका मरकजी ख्याल क्या है। बट फिगर ऑफ स्पीच, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए भी पूछा जाता है, फिगर ऑफ स्पीच लाजमी पूछी जाती है। फिगर ऑफ स्पीच में हमारा एक अलग सा लेक्चर लग चुका है जिसमें हमने आपको पूरी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिंबोलिज्म, इमेजरी, ये सारी चीजें आपको पढ़ा के आ चुके हैं। उसका लेक्चर भी आपको साथ भेज दिया जाएगा। इस पोएम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका एक क्वेश्चन लाजमी ऐसे होगा कि यार आपकी इस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी इस्तेमाल हुई है, आपकी कौन कौन सी। द पोएम इंस्पायर्ड ऑफ वॉर यूजेस पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि जब हम किसी इंसान की खूबियां किसी बेजान चीज को दे दें उसको क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। जब किसी जानदार चीज की खूबी बेजान चीज को दे दें, तो यहाँ पे क्या खूबी दी गई, मॉर्निंग ग्लोरी सैथ एंड डेजी मोरी मर्थ, ठीक हो गया। ये आपके पास इंसानों की खूबियां, इंसान पलक झपकता है, ठीक है जी। पेंसाइज लिफ्ट देयर आइज, अब उसकी आंखें तो नहीं होती हैं, लेकिन हमने इंसान की खूबी जब किसी बेजान चीज को दी तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। इमेजरी, इमेजरी का मतलब क्या होता है कि आप किसी की अपने माइंड में इमेज बनाते हैं, पेकर तराशी करना। फिर उसके अलावा यहाँ पे सिंबोलिज्म हुआ है, इस्तारा इस्तेमाल हुआ है, मतलब अलामतें इस्तेमाल हुई हैं कि फ्लावर्स, फ्लावर किसकी उम्मीद है, फ्लावर किस चीज को जाहिर करता है, आपकी होप को। फूल आपकी जिंदगी जाहिर करता है। और फिर इसके अलावा रिपीटिशन, एक वर्ड की रिपीट हो रहा है, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द रिपीटिशन ऑफ द पोएम इंस्पायर्ड ऑफ वॉर। इसमें रिपीटिशन क्या है, तो एक ही वर्ड बार बार रिपीट कर रहा है शायर, इंस्पायर्ड ऑफ वॉर, इंस्पायर्ड ऑफ वॉर, इंस्पायर्ड ऑफ वॉर। जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो वो आपके पास रिपीटिशन कहलाता है। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, व्हाट इज द राइमिंग स्पीड ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। राइमिंग, राइमिंग आपको फर्स्ट सेकंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइमिंग स्कीम का लेक्चर भी लगा हुआ है। और राइम होता क्या है, आपको याद होगा, आपको काफी रदीफ पढ़ाए गए थे उर्दू में, ठीक है जी, सेम मीनिंग्स, ठीक है। राइमिंग वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे रैम बनेगा क्या, पहले स्टैंजा का रैम क्या बनेगा, सुनिएगा, इंस्पाइट ऑफ वॉर, इंस्पाइट ऑफ डेथ, आखिरी वर्ड आपके पास क्या है, डेथ। इंस्पाइट ऑफ ऑल मैन सफरिंग्स, सफरिंग अलग वर्ड हो गया, सफरिंग्स अलग। समथिंग विद इन मी लव्स एंड सिंग्स, लव्स एंड सिंग्स, एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रेथ, ठीक है। देखें इन दो की सेम साउंड है, डेथ ब्रेथ, डेथ ब्रेथ। तो इसको मैं ए का नाम दे देता हूं, इसको भी इसका नाम देता हूं ए का, सफरिंग्स सिंग्स, सफरिंग्स, इधर देखिएगा, सफरिंग्स सिंग्स। तो यहां पे रैमिंग स्कीम आपके पास, इसको बी का नाम दे दे, जो सेम सेम है, जो पहले सेम थे उनको ए का नाम दिया, दूसरे सेम थे उनको बी का नाम दे दिया। तो यहाँ पे आपके पास रैमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी ए। इतना सा आपने आंसर लिखना, 2 नंबर मिलेंगे। डेथ
ब्रेथ, ठीक है, सिंग्स, सफरिंग्स एंड सिंग्स। तो ए बी बी ए आपके पास जो पहला स्टैंजा है इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी ए। फिर इसके अलावा व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ सेकंड स्टैंजा, दूसरे स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है। दूसरा स्टैंजा सुने जरा, कहता है इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ हेट, नफरत के बावजूद हेट, इन स्पाइट ऑफ लाइलिक्स आर ब्लूमिंग एट माई गेट, लाइलिक्स आर ब्लूमिंग एट माई गेट, tulips are tripping down the path, down the path, in spite of war, in spite of wrath। ठीक हो गया, हेट गेट सेम मीनिंग, सेम साउंड, सॉरी सेम साउंड आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ए, पाथ रात, तो क्या हो जाएगा आपके पास, रेस पढ़े रात पढ़े आपकी मर्जी, लेकिन इंटरनेशनल में रात पढ़ा जाता है इसको। हेट गेट पाथ रेथ, समझ आ गई। तो हेट और गेट सेम राइम नहीं कर रहा है, ए कर देंगे, और पाथ और रेथ को आप क्या पढ़ लेंगे, सेम साउंड है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा। तो दूसरे स्टैंजा की आपके पास राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी। सर ये आएगी, पूछा जाएगा, आप लोगों के लिए नई चीजें हैं, ये 9 नंबर कवर हो रहे हैं, अपने टीचर्स को बताएं कि ये चीजें लाजमी करवाएं, इन नोट्स में बहुत ईजी करके चीजें लिखी गई हैं। ठीक हो गया। और फिर इसके अलावा मैंने 2 क्वेश्चन और बनाए कि नेचर ऑफ द वट एलिमेंट्स ऑफ नेचर, कानून या कुदरत के कौन सी अनासर को इस पोएम में जाहिर किया गया है। तो द पोएम इंस्पायर्ड अवर डिपिक्ट्स वेरियस एलिमेंट्स ऑफ नेचर इंक्लूडिंग फ्लावर्स, लाइलिक्स, फूल कौन कौन से, लाइलिक्स, ट्यूलिप्स, रोजेस, पॉपीज, मॉर्निंग ग्लोरी, ठीक है। फिर इसके अलावा क्लाउड्स, द सी, वेव्स एंड द सनलिट मॉर्निंग विद इट्स altar। What is the significance of the poem? In spite of war की अहमियत क्या है? The significance of war, in spite of war, is powerful message of resilience, hope and the enduring beauty of the amidst conflict and destruction। बहुत इजी करके लिखा गया, नीचे 7 उर्दू भी लिखी गई हैं, आपको आसानी समझ आ जाएगा। 6 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन लाजमी होगा, जिसमें आपके पास पोएम की सिग्निफिकेंस, नेचर, थीम, सेंट्रल आइडिया आपको लाजमी तैयार करना है, राइमिंग स्कीम एक लाजमी तैयार करें, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये 9 नंबर आपके पास कवर हो चुके हैं। इसका पीडीएफ जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा ग्रुप में, साथ इसका पीडीएफ भी अपलोड किया जा रहा है, यहाँ से तैयार करें, इसका प्रिंट निकलवा लें। उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।